हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, आज हम लोग लेंगे डी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स। इसको पीसी महालनोबिस नाम के एक साइंटिस्ट ने 1928 में दिया था, लेकिन इन्होंने इसको एंथ्रोपोमेट्री और साइकोमेट्री में यूज किया था। सी आर राव नाम के एक साइंटिस्ट थे, सी आर राव। इन्होंने 1952 में इसको प्लांट ब्रीडिंग में यूज करने के लिए सजेस्ट किया था, डाइवर्सिटी के असेसमेंट के लिए। इट इज ए न्यूमेरिकल अप्रोच। जैसा कि हम लोगों ने मेट्रोग्लिफ एनालिसिस में पढ़ा था, वो एक सेमी ग्राफिकल अप्रोच था, जबकि ये क्या है, न्यूमेरिकल अप्रोच है। ये सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड होता है। की एनालिसिस मोर डिफिकल्ट है देन मेट्रोग्लिफ एनालिसिस। इसकी जो एनालिसिस है ये केवल रेप्लिकेटेड डेटा से पॉसिबल है, अनरेप्लिकेटेड डेटा से इसकी एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। इसमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको हम क्लस्टर डायग्राम के द्वारा डिपिक्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 20 जीनोटाइप्स हैं। 20 जीनोटाइप्स हैं, जो डाइवर्सिटी यहाँ पे होगी विद इन क्लस्टर, इसको हम बोलेंगे इंट्रा क्लस्टर डाइवर्जेंस, इंट्रा क्लस्टर डाइवर्जेंस। जबकि ये जो डाइवर्सिटी है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर क्लस्टर डाइवर्जेंस। तो इस प्रकार से डी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स में हम इंट्रा एंड इंटर क्लस्टर डाइवर्सिटी का असेसमेंट करते हैं। इस प्रकार से जो हमारी 20 जीनोटाइप्स हैं वो 5 क्लस्टर में डिवाइड हो गई, जिनमें कि एक ही क्लस्टर में आने वाली जो जीनोटाइप्स हैं वो आपस में कम डाइवर्ट हैं, जबकि जो अलग अलग क्लस्टर में आने वाली जीनोटाइप्स हैं वो एक दूसरे से मोर डाइवर्ट हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसा क्लस्टर चूज कर सकते हैं जो कि एक दूसरे क्लस्टर से मोर डाइवर्ट हो, और उस जीनोटाइप्स को सिलेक्ट करके हम क्रॉसिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमको मोर हेट्रोटिक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे कोरिलेशन की। कोरिलेशन क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है किसमें, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, जिनमें वेरिएशन हो सके, जैसे यील्ड, ब्रांचेज पर प्लांट, पॉट्स पर प्लांट, पॉट्स पर ब्रांच, इनमें सब में वेरिएशन हो सकता है, ये वेरी कर सकते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। जैसे कि यील्ड पर प्लांट का पॉट्स पर प्लांट के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या पॉट्स पर प्लांट बढ़ रहे हैं तो यील्ड बढ़ रही है, या पॉट्स पर प्लांट बढ़ रहे हैं तो यील्ड घट रही है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन। जब हम केवल 2 वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को निकालते हैं, देखते हैं, तो उसको हम सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं उसको। इसकी जो लिमिट होती है वो -1 से +1 होती है। जब हम मोर देन 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं तो उसको मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं। इसकी जो लिमिट होती है वो 0 से 1 होती है। मल्टीपल कोरिलेशन जो है वो कभी निगेटिव नहीं होता है। मल्टीपल कोरिलेशन को हम एक एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं। जैसे कि हम यील्ड का रिलेशनशिप देखें, इससे इरिगेशन से और फर्टिलाइजर डोज से, तो ये क्या होगा, मल्टीपल कोरिलेशन। यहाँ पे हम मोर देन 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को देख रहे हैं। अब सपोज डेट हमने फर्टिलाइजर से यील्ड का रिलेशन देख लिया, अब हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर डोज को कांस्टेंट कर देंगे, फर्टिलाइजर डोज को कांस्टेंट कर देंगे। इसको कांस्टेंट रख करके जब हम इरिगेशन और यील्ड पर प्लांट्स के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे तो इस प्रकार के रिलेशन को क्या बोलेंगे, पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन, इसकी भी लिमिट -1 से +1 होती है। ये जो कोरिलेशन है ये 3 प्रकार का हो सकता है, जीनोटिपिक, फिनोटिपिक और इन्वायरमेंटल। जीनोटिपिक कोरिलेशन का मतलब है इनहेरेंट कोरिलेशन। ये जो फिनोटिपिक कोरिलेशन है इसका मतलब है ऑब्जर्वेबल
कोरिलेशन। जो इन्वायरमेंटल कोरिलेशन है इसका मतलब होता है कि दो या अधिक कैरेक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो टोटली इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से है। अगर जीनोटिपिक कोरिलेशन फिनोटिपिक कोरिलेशन से अधिक है तो मतलब सिलेक्शन इफेक्टिव होगा। अगर फिनोटिपिक कोरिलेशन जीनोटिपिक कोरिलेशन से अधिक है तो मतलब सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। अगर इन्वायरमेंटल कोरिलेशन जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों से अधिक है तो इसका मतलब है कि सिलेक्शन इनइफेक्टिव रहेगा। अभी कोरिलेशन दो प्रकार का हो सकता है एसोसिएशन के बेस पे, निगेटिव और पॉजिटिव। अगर निगेटिव कोरिलेशन है इसका मतलब कि वन कैरेक्टर्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो अनदर कैरेक्टर्स डिक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है इसका मतलब वन कैरेक्टर्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो अनदर कैरेक्टर्स भी इंक्रीज हो रहा है। अभी हम लोग पाथ कोएफिशिएंट को समझेंगे। पाथ कोएफिशिएंट जो है एक स्टैंडर्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट है जो कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर में तोड़ देता है। जो पाथ कोएफिशिएंट है ये हमको बताता है कि ये जो कोरिलेशन है ब्रांच पर प्लांट का यील्ड पर प्लांट के साथ में, ये डायरेक्ट इफेक्ट के वजह से है या फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट की वजह से है। इनडायरेक्ट इफेक्ट का क्या मतलब है कि ये जो ब्रांच पर प्लांट्स है ये डायरेक्ट यील्ड को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये ब्रांच पर प्लांट्स बढ़ रही हैं जिसकी वजह से पॉट्स पर प्लांट बढ़ रही हैं जिसके वजह से यील्ड बढ़ रही है। मतलब ब्रांच पर प्लांट्स इंक्रीजेस द यील्ड पर प्लांट वाया पॉट्स पर प्लांट। पाथ कोएफिशिएंट तीन प्रकार का हो सकता है, फिनोटिपिक, जीनोटिपिक और इन्वायरमेंटल पाथ। फिनोटिपिक पाथ ऐसा पाथ कोएफिशिएंट जो कि फिनोटिपिक कोरिलेशन से असेस किया जाए। जीनोटिपिक पाथ कोएफिशिएंट मींस ऐसा पाथ कोएफिशिएंट जिसको जीनोटिपिक कोरिलेशन के हेल्प से कैलकुलेट किया जाए। इन्वायरमेंटल पाथ का मतलब ऐसा पाथ कोएफिशिएंट जो कि इन्वायरमेंटल कोरिलेशन कोएफिशिएंट से असेस किया जाए। अभी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस की बात करेंगे। ये जो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस है इसको सबसे पहले स्मिथ ने 1936 में प्लांट सिलेक्शन के लिए यूज किया, जबकि हैजल ने इसको 1943 में एनिमल सिलेक्शन के लिए यूज किया। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस का मतलब है कि हम अनडिजायरेबल जीनोटाइप से डिजायरेबल जीनोटाइप्स को डिस्क्रिमिनेट कर लें, अलग कर लें। यही क्या है डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस। ये जो हम डिजायरेबल जीनोटाइप्स को अनडिजायरेबल जीनोटाइप से अलग करते हैं ये हम वेरियस कैरेक्टर्स के बेसिस पे करते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स का हम एक सिलेक्शन इंडेक्स बना लेते हैं, स्कोरिंग तैयार कर लेते हैं कि अगर पर्टिकुलर जीनोटाइप्स में ये कैरेक्टर अच्छा है तो उसको 1 नंबर, दूसरा कैरेक्टर अच्छा है तो 2 नंबर, तीसरा कैरेक्टर अच्छा है तो 4 नंबर। इस तरीके से हम एक सिलेक्शन इंडेक्स बना लेते हैं। सिलेक्शन इंडेक्स क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एसोसिएटेड विद यील्ड। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो कि यील्ड से एसोसिएटेड होते हैं उनको हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और उस बेसिस पे हम प्लांट्स का सिलेक्शन या एनिमल का सिलेक्शन करते हैं। तो इस प्रकार के सिलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस। ये जो सिलेक्शन इंडेक्स हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, क्लासिकल सिलेक्शन इंडेक्स, जनरल सिलेक्शन इंडेक्स, रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन इंडेक्स। ये जो क्लासिकल सिलेक्शन इंडेक्स है ये स्मिथ ने 1936 में दिया था, जबकि जनरल सिलेक्शन इंडेक्स हैंसन एंड जॉनसन ने 1957 में दिया था। रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन इंडेक्स ये केम्थॉर्ने एंड नॉर्डकॉक ने 1959 में दिया था। क्लासिकल सिलेक्शन इंडेक्स में क्या होता है कि हम सिमल्टेनियसली बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं, जबकि जनरल सिलेक्शन इंडेक्स में क्या होता है कि बहुत सारी पॉपुलेशन से हम डेटा लेते हैं और उनका एवरेज करते हैं, फिर जो है हम सिलेक्शन इंडेक्स बनाते हैं। तो इस प्रकार के सिलेक्शन इंडेक्स को हम जनरल सिलेक्शन इंडेक्स बोलते हैं। रिस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन इंडेक्स में क्या है कि हम कुछ कैरेक्टर्स, 1 या 2 कैरेक्टर्स को हम कांस्टेंट या इंटैक्ट रखते हैं, बाकी सबको कॉम्बिनेशन में रख करके तब हम सिलेक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम लोग डायलिल क्रॉस एनालिसिस को पढ़ेंगे। डायलिल क्रॉस एनालिसिस जो है सबसे पहले जिंक्स एंड हेमैन ने 1954 में दिया था। इसमें करते क्या है डायलिल क्रॉस एनालिसिस में
जो भी हमारे पास पेरेंट्स होते हैं, जो भी हमारे पास जीनोटाइप्स होते हैं, उसमें हम ऑल पॉसिबल क्रॉसेस बनाते हैं, जितने भी पॉसिबल क्रॉसेस हों वो बनाते हैं और उन क्रॉसेस का हम पेरेंट्स के साथ में इवैल्यूएशन करते हैं। तो यही होता है डायलिल क्रॉस एनालिसिस। जैसे कि मान लो हमारे पास 4 पेरेंट्स हैं, हमारे पास 4 पेरेंट्स हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, P1 का क्रॉस P2 से, फिर P3 से, फिर P4 से, इस तरीके से करेंगे। फिर P2 का क्रॉस P3 से, P4 से, P3 से और P4 से, फिर P3 का क्रॉस P4 से। तो इस प्रकार से जितने पॉसिबल क्रॉस थे वो हमको मिल गए। अब इन क्रॉस का हम जो है इवैल्यूएशन करेंगे। तो इस प्रकार के इवैल्यूएशन को हम बोलते हैं डायलिल क्रॉस एनालिसिस। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने केवल वन वे क्रॉसेस बनाए हुए हैं, P1 का P2 से, P1 का P3 से, P1 का P4 से, लेकिन हमने रेसिप्रोकल क्रॉस नहीं बनाया हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में क्रॉस नहीं बनाया हुआ है। तो इस प्रकार के क्रॉस को हम बोलते हैं वन वे क्रॉस या फिर हाफ डायलिल। इसमें n(n-1/2) टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसमें n होता है नंबर ऑफ पेरेंट्स। हमारे पास यहाँ 4 पेरेंट्स हैं, तो यहाँ हम 4 रख देंगे। टोटल आपका कितना आ जाएगा, 4 3 12, 2 बराबर 6। टोटल जो क्रॉस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6। 1 2 3 4 5 6। अभी हम लोग फुल डायलिल को देखेंगे। फुल डायलिल में क्या है कि हम बोथ डायरेक्शन में क्रॉस बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास 4 पेरेंट्स हैं, तो हम P1 का P2 से किए, P3 से किए, P4 से किए, फिर P2 का P3 से, P2 का P4 से और P3 का P4 से। फिर हम रिवर्स ऑर्डर में भी क्रॉस बनाएंगे, P4 का P3 से, P4 का P2 से, P4 का P1 से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, P1 का हमने P2 से किया, P1 का P3 से किया, P1 का P4 से किया। इसी तरीके से P2 का हमने P3 से, P2 का P4 से, P1 का P4 से। फिर रिवर्स ऑर्डर में हमने किया, P4 का P3 से, P4 का P2 से, P4 का P1 से, फिर P3 का P2 से, P3 का P1 से और P2 का P1 से। तो इस तरीके से हमने बोथ वे में क्रॉसेस बनाए। तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, फुल डायलिल। इस प्रकार के क्रॉस को हम फुल डायलिल बोलते हैं। और जब इन क्रॉस को जो है हम पेरेंट्स के साथ में इवैल्यूएट करते हैं तो उसको बोलते हैं फुल डायलिल क्रॉस एनालिसिस। तो अभी हम लोग फुल डायलिल और हाफ डायलिल में जो अंतर है उसको समझ लेते हैं। जैसे कि जो टोटल क्रॉस बनेंगे फुल डायलिल में, जैसे कि हमने आपको पीछे बना करके दिखाया, तो टोटल जो क्रॉस बनेंगे फुल डायलिल में वो बनेंगे n(n-1). जैसे कि हमारे पास 4 पेरेंट्स हैं, तो हम टोटल क्रॉस बनाएंगे अगर, तो क्या होगा, 4 4 - 1 = 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो क्रॉस बनेंगे वो 12 बनेंगे। जबकि हाफ डायलिल के केस में क्या बनेगा, 4 4 - 1/2 = 6 क्रॉस बनेंगे। तो ये हाफ डायलिल का फार्मूला हो गया, ये फुल डायलिल का क्रॉस फार्मूला हो गया। ठीक है। रेसिप्रोकल डिफरेंसेस जो हैं फुल डायलिल में सिग्निफिकेंट होंगे। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, जैसे P1 का हमने P2 से क्रॉस किया, यहाँ पे हमने P1 को फीमेल लिया हुआ है और P2 को मेल लिया हुआ है। अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में क्रॉस करें, हम अब P2 को एज ए फीमेल ले लें और P1 को एज ए मेल ले लें, तो ये जो है क्या होगा, रेसिप्रोकल क्रॉस होगा। तो अगर इनके क्रॉस में हमको डिफरेंस दिखता है, रेसिप्रोकल क्रॉस बनाते हैं और इनके क्रॉस में हमको डिफरेंस दिखता है, तभी तो हम फुल डायलिल बनाएंगे, नहीं तो हम फुल डायलिल क्यों बनाएंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस क्यों बनाएंगे। ठीक है। अब रेसिप्रोकल क्रॉस तभी हम बना सकते हैं जब पेरेंट्स में मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होगी, तभी हम फुल डायलिल को बना सकते हैं, अदरवाइज हम फुल डायलिल नहीं बना सकते। मतलब सपोज दैट ये P1 है और ये P2 है, इसको हमने एज ए फीमेल लिया हुआ है, एज ए इसको एज ए हमने मेल लिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि P1 में क्या है, मेल स्टेरिलिटी है, तभी हमने इसको एज ए फीमेल लिया हुआ है। अब इसको हम एज ए मेल नहीं ले सकते, मतलब हम इसको रेसिप्रोकल नहीं बना सकते। तो फुल डायलिल तभी बनेगा जब पेरेंट्स में मेल स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ना हो। ठीक है। इसके बाद जो फुल डायलिल है, इसमें मैटरनल इफेक्ट
जो है वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, मैटरनल इफेक्ट एस्टिमेट कर सकते हैं। मैटरनल इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि हम एक टाल प्लांट्स लें और एक ड्वार्फ प्लांट लें। टाल को हम एज ए फीमेल ले लें, ड्वार्फ को एज ए मेल ले लें और इसका क्रॉस बनाएं F1, ये कैसा हो? टाल। नेक्स्ट क्रॉस में हम इस ड्वार्फ E2 को हम एज ए फीमेल ले लें और इस टाल T1 को एज ए मेल ले लें। तो ये अगर F1 जो आता है, अगर ड्वार्फ आता है तो इसको हम क्या कहेंगे? मैटरनल इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे जिसको हम एज ए फीमेल ले रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रहा है? वही आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? मैटरनल इफेक्ट है। मतलब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? जब हम रेसिप्रोकल क्रॉस बनाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि मैटरनल इफेक्ट है कि नहीं है। अगर हम एक ही क्रॉस बनाएंगे तो हमको मैटरनल इफेक्ट नहीं पता चलेगा। तो इस प्रकार से हम फुल डाइलेन में मैटरनल इफेक्ट को देख सकते हैं, जबकि हाफ डाइलेन में मैटरनल इफेक्ट को देख नहीं सकते हैं। पेरेंट्स में अगर मेल स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है तो हम हाफ डाइलेन को यूज कर सकते हैं। और इसमें जो रेसिप्रोकल डिफरेंस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इसके लिए जो फार्मूला होगा वो n(n-1/2) होगा। ठीक है, अभी जो हमने डाइलेन क्रॉस बनाए हुए हैं उनका इवैल्यूएशन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो हमने फुल डाइलेन बनाए हुए हैं उनको हम पेरेंट्स के साथ में इवैल्यूएट कर सकते हैं। जो हमने फुल डाइलेन क्रॉस बनाए हुए हैं इनको बिना पेरेंट्स के साथ में इवैल्यूएट कर सकते हैं, पेरेंट्स ना लगाएं। हाफ डाइलेन या फिर हमने अगर हाफ डाइलेन क्रॉस बनाए हुए हैं तो इनको पेरेंट्स के साथ में इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर हमने हाफ डाइलेन बनाया हुआ है तो इनको विदाउट पेरेंट्स भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके से हम जो है जो क्रॉसेज बनाए हुए हैं उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर फुल डाइलेन विथ पेरेंट्स की बात करें तो जो टोटल नंबर हो जाएंगे हमारे पास मटेरियल के जो कि हमको इवैल्यूएट करना होगा वो क्या हो जाएंगे? P²। क्या हो जाएंगे? P²। मान लो हमारे पास यहाँ पे 4 पेरेंट्स हैं, 4 पेरेंट्स हैं तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? ये जो P है ये टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स हैं, तो हमारे पास टोटल मटेरियल कितना हो जाएगा? 16। तो इस प्रकार से हमारे पास 16 जीनोटाइप्स हो जाएंगे जिनको हमको इवैल्यूएट करना है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि हमारे पास 4 पेरेंट्स हैं तो हमने कहा फुल डाइलेन क्रॉस हमने बनाया है। फुल डाइलेन क्रॉस का मतलब क्या है? n(n-1). तो n का मान कितना है? 4 4 - 1 = कितना? 12। तो 12 क्रॉस हो गए। पेरेंट्स कितने हैं? 4। टोटल कितना हो जाएगा? 12 + 4 = 16। तो इसको हम P² से कैलकुलेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मटेरियल्स कितना हो जाएगा फुल डाइलेन विथ पेरेंट्स में। अभी हम बात करेंगे फुल डाइलेन विदाउट पेरेंट्स। इसके लिए फार्मूला क्या होगा? P(P-1). अभी हम पेरेंट्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास जैसे सपोज यहाँ पे कितने पेरेंट्स हैं? 4। हमारे पास 4 पेरेंट्स हैं तो हम P की जगह क्या रखेंगे? 4 4 - 1 कितना हो जाएगा? 12। अभी हम हाफ डाइलेन विथ पेरेंट्स की बात करेंगे। हाफ डाइलेन विथ पेरेंट्स के लिए फार्मूला क्या होगा? P+1/2। तो यहाँ हमारे पास पेरेंट्स कितने हैं? 4 को रख देते हैं, 4 + 1/2। तो टोटल क्रॉस जो बनेंगे हाफ डाइलेन वो कितने बनते थे? 6। और चूंकि पेरेंट्स कितने हैं? 4, 6 × 4 = 10। और इस फार्मूले से भी कितना आएगा? 10। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 10 हो जाएंगे। अभी हम लोग हाफ डाइलेन विदाउट पेरेंट्स की बात करेंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? P-1/2। तो इसके लिए तो हम लोग पहले से ही देख चुके हैं कितने क्रॉस बनेंगे? 6, अगर हमारे पास 4 पेरेंट्स हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।